Hello everyone. Today now I'm going to make you understand on some reports like urbanizations, textiles and MSMEs. Actually now I will make you understand everything on the base of reports. तो अभी की जो है ये हम बात करने वाले हैं तीन रिपोर्ट मुख्य रूप से देखेंगे जो आपके जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड तथा इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आपके टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ये दोनों पेपर के लिए ये सबसे ज़्यादा आपके लिए एक स्ट्रेटजिकल हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। क्योंकि हमें ये पता होनी चाहिए, जब तक आपके पास एक फैक्ट्स नहीं होंगे तब तक आप बहुत अच्छे जो कहा जाता है ना कि इफ़ेक्टिव आपकी राइटिंग्स, तो आपके पास एक इफ़ेक्टिव राइटिंग्स नहीं हो सकते। दिस इज़ वाई जस्ट वी हैव टू डिस्कस सम रिपोर्ट्स ऑन द बेस ऑफ रिपोर्ट्स जस्ट वी कैन मेक आवर इफेक्टिव कम्युनिकेटिव थिंग्स लाइक यू कैन राइट very influenceable your written skills by which you can grasp more and more marks. ओके, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्बनाइजेशंस, भारत का भी देखेंगे तथा दुनिया को देखेंगे। जो इस जिस तरह से अभी हम देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पौधों की कटाई हो रही है, जंगलों को हटाया जा रहा है और जनसंख्या कहीं न कहीं अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की ओर भाग रही है। तो अभी कितने परसेंटेज कहाँ हुए, कितने हुए, भारत में क्या हुए, विदेश में क्या हुआ, टेक्सटाइल्स का क्या जीडीपी में हमारा क्या इसकी कंट्रीब्यूशंस है, ये कितने कंट्रीब्यूट करती है, इसमें कितने अभी जॉब मार्केट है, ये सारे चीज़ों को आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तथा एमएसएमई, चूँकि हम लोग देख सकते हैं कोविड-19 के बाद भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सबसे ज़्यादा यदि ध्यान दिया है तो वह ध्यान दिया है किस पे, एमएसएमई पे। तो प्रश्न होता है कि एमएसएमई जो है आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, जस्ट वी हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट एमएसएमईज। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाएं जस्ट वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो चूंकि आप देख सकते हो यदि हम अर्बनाइजेशंस की बात करते हैं तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों को हम बेसिस को देखते हैं। तो दुनिया में यदि हम करंट अभी बात करेंगे तो करंट में पूरी दुनिया की देखा जाए तो 55% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशंस हैं वह कहाँ पर रह रहे हैं, वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं, मोटा मोटी शॉर्ट कह सकते हो कि दुनिया की जो टोटल आबादी है, टोटल आबादी का 55% जो आबादी है, 55% जो आबादी है वह अभी शहरीकरण या शहरों में निवास कर रही है। वहीं एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब आपका संभावना दर्शाया जा रहा है कि 2050 तक अभी जो आबादी मात्र 55% आबादी शहरों में निवास कर रही है वह 2050 तक 68% आबादी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यदि हम इंडिया की बात करते हैं, हम अपना देश भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो अर्बनाइजेशन जो पॉपुलेशंस है वह लगभग 377 मिलियन हो गए। और ये 2011 की सेंसस के आधार पर हम देखेंगे, 2011 के सेंसस का आता है कि भारत की आबादी लगभग 377 मिलियन जो है वह शहरों में निवास करती है। लेकिन यदि हम 2011 से 36 के दौरान हम देखेंगे तो अर्बनाइजेशन से अर्बन का जो ग्रोथ होगा वह लगभग 73% इसमें राइज होने की संभावना दर्शाई जा रही है। चूँकि ये देखा जाए तो 2019 को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रिपोर्ट आई है, फैमिली एंड वर्किंग का जो रिपोर्ट आई है, इस आधार पर 2019 की रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 2011 से 2036 के दौरान शहरों की आबादी जो होगी, शहरीकरण की जो होगी जनसंख्या, वह लगभग 73% और बढ़ने की संभावना है। लेकिन यदि हम इससे पहले देखते हैं तो अर्लियर जो पहले जो इसमें एस्टिमेट यानी संभावना व्यक्त की गई थी वह किया गया था कि इंडिकेट ऐसा किया गया कि इंडिया विल बी 50% अर्बनाइज बाई 2050 यानी 2050 तक भारत की जो आबादी होगी शहरों में लगभग 50% चले जाएगी। तो यह यूनाइटेड नेशन का जो हैबिटेट रिपोर्ट आई थी 2017 में, इस आधार पर बताया गया था। अर्बनाइजेशन जो होती है कंट्रीब्यूट करती है लगभग आप कह सकते हैं 60% टू इंडियाज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी जो हमारे देश का है। तो जीडीपी का लगभग हमारे अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण है वह लगभग 60% जो होती है इसकी कंट्रीब्यूशन होती है, इसमें इसकी उपलब्धि होती है। चूँकि हम जोग्राफिकल शेयर की बात करते हैं तो अर्बन लैंड जो भारत में है वह 3.1% है, 3.1% ओनली लैंड है। ओके, द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, भारत की जो टोटल एरिया ऑफ या टोटल हमारा जो जोग्राफिकल बाउंड्री है और उस जियोग्राफिकल बाउंड्री में मात्र 3.1% पर अभी हमारे यहाँ शहरीकरण हो चुका है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशंस इंडिया का हुआ और वर्ल्ड का हुआ, दोनों आपको मैंने रिपोर्ट बता दिया। अभी आपके पास यदि डेटा अच्छे होंगे, इफ़ यू कैन गेट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मेंस या प्रीलिम देन यू कैन राइट स्मूथली। तो आप बहुत आराम से जो कहा जाता है यू कैन राइट इफेक्टिव, आप कुछ लिख सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र की हम बात करें, टेक्सटाइल में क्या है। तो यदि हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल में देखा जाए तो दुनिया में वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ
तो ग्लोबल जो प्रोडक्शंस होती है उसमें भारत जो है सेकेंड यानी दूसरा सबसे लार्जेस्ट आपको जो है प्रोड्यूसिंग है टेक्सटाइल्स का। चूँकि अभी भारत का जो टोटल हमारी जो जीडीपी है उस जीडीपी में लगभग टेक्सटाइल का 4% इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। वहीं यदि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें इसका 14% जो होता है एक्सपोर्ट करता है यानी निर्यात करता है। ओके, और अभी देखा जाए तो भारत की जो टेक्सटाइल है वह लगभग 110 बिलियन डॉलर का है। याद रखिएगा, अभी भारत का जो टेक्सटाइल मार्केट है वह लगभग 110 बिलियन डॉलर का भी है। और वहीं देखा जाए तो भारत में लगभग 105 मिलियन ये जॉब भी अभी भारत को दे रहा है, या कह सकते हैं भारत की जो रोज़गार हमारी जो क्षेत्र है और रोज़गार क्षेत्र में इनकी 105 मिलियन लोगों के जॉब अभी भी मुहैया करा रही है। अब सोचने वाली बात होगा, यदि हम एवरेज साइज देखते हैं टेक्सटाइल फर्म की तो भारत में एम्प्लॉय 105 मेन एज़ कम्पेयर टू 500 बांग्लादेश। अब सोचने वाली बात है, जहाँ पर एक छोटा सा देश आप बांग्लादेश को लो, जहाँ पर बांग्लादेश में 500 लोग टेक्सटाइल में इन्वॉल्व हैं या टेक्सटाइल फर्म में वो काम कर रहे हैं, वहीं भारत में यदि देखा जाए एवरेज देखा जाए तो भारत में मात्र 105 लोग ही टेक्सटाइल कंपनी में या टेक्सटाइल की कह सकते हो इंडस्ट्रीज़ में वह अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या कह सकते हैं उनको जॉब मिल पा रही है। तो ये हुआ आपकी टेक्सटाइल से फैक्ट्स में जो भी लेक्चर्स हैं एक्चुअली मैं आपको ब्रीफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन हम जल्दी ही आ जाएंगे जब यार तो आप लोगों के क्लासेस में सारे चीज़ की डेप्थ होते जाएंगे। अब देखेंगे हम एमएसएमई के बारे में थोड़ा देखते हैं। आगे भारत सरकार देख सकते हैं आप कोरोना के दौरान भारत सरकार सबसे ज़्यादा एमएसएमई पर ही ध्यान दिया है। तो हमें ये जानना चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर्स में भारत के क्या योगदान है साहब। तो एमएसएमई जो है ये भारत में देखा जाए तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला है क्षेत्र है। एक्चुअली इसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाती है, तो इसमें लगभग 11.1 करोड़ यानी 45% ऑफ ऑल वर्कर्स पीपल, भारत में जो टोटल जनसंख्या या टोटल जो वर्कर हैं उसका लगभग 45% जो लगभग 11.1 करोड़ जो टोटल आबादी होती है वह एग्रीकल्चर में कह सकते हैं एम्प्लॉयड हैं या इसमें रोज़गार वो उपलब्ध हो रहा है उनको। तो एक कह सकते हैं एमएसएमई जो है भारत ऐसे गरीब राष्ट्र या कह सकते हैं भारत एक विकासशील राष्ट्र ऐसे देशों के लिए यह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं भूमिका अदा कर रहा है। चूँकि देखा जाए तो लगभग 63 मिलियन से भी ज़्यादा एमएसएमईज़ हैं, ठीक है। तो 63 मिलियन से ज़्यादा एमएसएमई पे आप कह सकते हैं इसका बढ़े हैं लगभग 51%, 51%। यदि हम भारत की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र की जो पॉपुलेशंस की बात करें तो लगभग 51% जो 63 मिलियन से भी अधिक होती है वो इस पे डिपेंड है। तो प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोड्यूस गुड्स, तो जिसके द्वारा ये सेवा भी उपलब्ध कराते हैं तथा जो भी हमारे सामान जो होते हैं उनको भी ये प्रोडक्ट करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द मशीन्स पार्ट्स टू ब्रेड एंड शॉपिंग बैग्स इन इंडिया। सोचने वाली बात है, छोटा से बड़ा तक जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है वह एमएसी की सहायता या सहयोग से ही कराई जाती है। चूँकि इसका हम कह सकते हैं एमएसएमई का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो रोल कहा जाता है होता है, चूँकि कह सकते हैं कि जो हमारे इंटरमीडिएट जो हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां होते हैं इनमें इनकी एक बहुत बड़ा सप्लायर के रूप में ये काम करता है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योगदान भी दे रहा है, चूँकि हमें जानना चाहिए। और सेकंड जो होता है ये कह सकते हैं ये सेक्टर जो होती है अकाउंट्स फॉर द रफ लगभग भारत का जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको आप सकल घरेलू उत्पाद बोलते हो, तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग ये 30% अकेले कंट्रीब्यूशंस देता है। वहीं भारत की यदि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, निर्यात की बात करते हैं, तो लगभग इसकी 40%, 40% इसकी यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अभी हम भारत में देख सकते हैं कि इंडिया का जो हमारा एमएसएमई है वह लगभग अब देखा जाए तो भारत सरकार तो ऐसे अप्रोच करने की बात की है कि 2024 तक हम भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का बना लेंगे। तो एज इंडियाज़ अप्रोचेज द 5 ट्रिलियन मार्क्स, तो भारत यदि 5 ट्रिलियन का यदि लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो एमएससी जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि हम कहीं न कहीं जो हमारी कंट्रीब्यूशंस 2025 तक जो हमारा 50% ऑफ द जीडीपी का जो है ये भी हम हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हो सकता है। तो चूँकि देखा जाए तो एमएसएमई पे सरकार तो बहुत, जैसा कि आपने देखा होगा कि एमएसएमई के दौरान 2021 की बात है, 20 में भारत सरकार बिहार के खगड़िया में है ना एक तेल्हारा जगह पड़ता है जहाँ पर आपने देखा होगा एक KVIC आपने नाम सुना होगा है ना, तो खादी विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन थी भारत सरकार ने यहीं से स्टार्ट भी किया था।
तो चूँकि देख सकते हैं कि भारत सरकार भी चाहती है कि एक्चुअली सरकारी जॉब तो है नहीं, तो सेल्फ डिफेंस या कह सकते आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट आई है, इस आधार पे भी सरकार चाहती है कि चलो एमएसएमई को आगे बढ़ाते हैं और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी सृजित हो सके और लोगों की रोजगार मिले तथा देश पे जो बर्डन है, इकोनॉमिक जो बर्डन है ना, इस बर्डन को भी कम किया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार को ये सारे बर्डन तो हैं ही, वो हम भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी देश की बर्डन जो है जनसंख्या। जनसंख्या पर सरकार को कड़ी से कड़ी, जितना सख्त हो सके उन पे कानून बनाना चाहिए और वो कानून बना के केवल कानून बनाने से कुछ होने वाला इस देश में नहीं है, बल्कि उसको सख्त से सख्त कानून को फॉलो करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है देश की इकोनॉमी तथा देश को बचाने के लिए आपको चाइना पॉलिसी भी खेलना पड़े, तो उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी सरकार को इस रास्ते पे आना चाहिए जिससे कि देश भी बचे और देश की जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसका सही कंजप्शन हो सके और आने वाले भविष्य के लिए कम से कम उसको रिजर्व कर सकें। तो इस तरह के यदि सरकार एक्शन लेती है तो मुझे लगता है कि भारत ऐसे देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम लोग आगे किस छोटे से इसी तरह लेक्चर लेकर फिर आपको मिलेंगे और फिर मिलने के बाद लंबी लंबी क्लासेस चलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।